यू। मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूँ। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस के बारे में पढ़ाना प्रारंभ किया था और उसमें हमारे लगभग 12 पॉइंट कंप्लीट हुए थे। उससे आगे उसमें कितने और पॉइंट हैं वो अपने एक्सप्लेन करेंगे आज, ठीक है। मैंने आपको जनरल या सामान्य पहचान बताई थी प्लैटीहेल्मिन्थिस में। प्लैटीहेल्मिन्थिस को मैंने आपको इटोमोलॉजिकल मीनिंग या शाब्दिक अर्थ भी बताया था कि प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, हेल्मिन्थिस का मतलब होता है बॉन्स, अर्थात इसमें अधिकतर वे जंतु पाए जाते हैं जिनका शरीर चपटा होता है, पृष्ठ से आधार की तरफ फ्लैट होता है, फ्लैटेंड होता है। इसीलिए ऐसे सभी जंतुओं को फ्लैट वर्म्स या चपटे कृमि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें मैंने आपको जो पॉइंट कराए थे उसको ही आगे कंटिन्यू करते हुए, जिसमें आज अपना 13 पॉइंट आएगा। ठीक है, इसमें हम बता रहे होते हैं कि इन जंतुओं में आहार नाल का मतलब होता है एलिमेंट्री केनाल अपूर्ण होती है। कुछ में अनुपस्थित भी हो सकती है, ठीक है ना। अपूर्ण होती है अर्थात मुख पाया जाता है गुदा नहीं पाई जाती। गुदा नहीं पाई जाती, ठीक है ना। अर्थात ऐसे एनिमल जिनमें एलिमेंट्री केनाल पूरी होती है या आहार नाल पूर्ण होती है, उनमें आहार नाल कहाँ से प्रारंभ होगी? मुख से, और मुख से प्रारंभ होकर के कहाँ तक पड़ी होती है? गुदा तक पड़ी होती है। लेकिन जिन जंतुओं के अंदर आहार नाल इनकम्प्लीट होती है, एलिमेंट्री केनाल इज इनकम्प्लीट, तो उनमें अपने को ये बताना होता है कि मुख तो होता है, गुदा नहीं पाई जाती, अर्थात उनमें एनएस एब्सेंट होता है। ड्यू टू दिस रीजन इट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट एलिमेंट्री केनाल। केवल इस कारण से हम इसको अपूर्ण क्या कह देते हैं? आहार नाल कह देते हैं, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट, इसमें तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, सीढ़ीनुमा, एवं गुच्छक युक्त होता है। गुच्छक का मतलब होता है गैंग्लियोन्स। गुच्छक युक्त होता है, ठीक है। जो तंत्रिका तंत्र है वो कैसा होता है? बिल्कुल लाइक ए स्टीयर के सीढ़ी के आकार का, और उसमें क्या होते हैं? गुच्छिकाएं होती हैं, अर्थात गैंग्लियोज होते हैं जिनसे वो बना होता है, ठीक है। इसके पश्चात
नेक्स्ट जिसमें हम बता रहे होते हैं इनमें संवेदी अंगों के रूप में एम्फिड्स तथा सरल संवेदी पेपिला पाए जाते हैं। पेपिला पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर, अधिकांश जंतु द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी होते हैं लेकिन कुछ एक लिंगी भी हो सकते हैं। एक लिंगी भी हो सकते हैं। ठीक है। अधिकतर जो एनिमल होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब है कि एक ही एनिमल के अंदर नर तथा मादा दोनों प्रकार के क्या पाए जा रहे होते हैं, अंग पाए जा रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जो कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जनन तंत्र। जनन तंत्र का मतलब क्या होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जटिल एवं विकसित प्रकार का होता है। प्रकार का होता है जिससे या जिसमें पीतक ग्रंथियां पाई जाती हैं। पीतक ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है। क्या होती है, विटेलाइन ग्लैंड्स। जनन तंत्र जटिल और कैसे होते हैं, विकसित प्रकार के। ठीक है। इसके पश्चात 18 नंबर, इसमें बताया जाता है विदलन, शार्पिल एवं निर्धारी प्रकार का होता है। निर्धारी प्रकार का होता है। ठीक है। अर्थात जो निषेचन होता है, उस निषेचन के बाद बनने वाला जो जायगोट है उसमें विदलन जब होता है तो उसमें पहले से निश्चित होता है कि किस भाग से कौन सा अंग या कौन सा पार्ट बनेगा। इसीलिए हम इसको डिटरमिनेट टाइप डेवलपमेंट
कह देते हैं, ठीक है, निर्धारित प्रकार का कह देते हैं। लेकिन इसमें जो निषेचन होता है, ये निषेचन स्वनिषेचन और पर निषेचन दोनों प्रकार का होता है, लेकिन दोनों ही अंतर प्रकार के होते हैं। दोनों ही कैसे होते हैं? अंतर प्रकार के होते हैं। इनमें पर निषेचन एवं स्वनिषेचन दोनों ही प्रकार का निषेचन पाया जाता है। निषेचन पाया जाता है जो अंत्य प्रकार का होता है, जो आंतरिक प्रकार का निषेचन होता है। निषेचन होता है कैसा होगा? आंतरिक प्रकार का, ठीक है, चाहे वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो चाहे सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो। इसके पश्चात इसमें हम बता रहे होते हैं कि जो भ्रूणीय परिवर्धन होता है, परिवर्धन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का पाया जाता है। दोनों प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब होता है जिसमें बनने वाला जो जंतु है, बनने वाला जो शिशु होता है वो जनक के समान होता है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है उसमें लार्वल अवस्था पाई जाती है। कौन सी अवस्था? लार्वल अवस्था पाई जाती है। ठीक है, आगे बता रहे होते हैं कुछ जंतुओं में बहुभ्रूणीयता पाई जाती है। इसको कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब होता है कि जनन के दौरान एक भ्रूण की जगह बहुत सारे भ्रूण बन जाते हैं। ये कुछ जंतुओं में होता, सभी में नहीं होता। इसलिए बहुत सारे भ्रूण बनेंगे तो उनसे बनने वाले जो यंग वंश होंगे वो भी कैसे होंगे? बहुत सारे होंगे। इसलिए इस क्रिया को क्या नाम दे रहे होते हैं? बहुभ्रूणीयता कह देते हैं या पॉली एम्ब्रियोनी कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। अगर हम चाहें तो इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं और ज़्यादा इसको बड़ा बना सकते हैं, चाहो तो। नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए पहला एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में आप बता सकते हैं प्लेनेरिया,
गुंडा, एफ्रोंटा, ये एनिमल के नाम हैं। इसके बाद फैसियोला, फैसियोला के बाद सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा के बाद पैरागोनिमस, पैरागोनिमस। इसके बाद इकाइनोकोकस, इकाइनोकोकस के बाद हाइमेनोलेप्सिस, और हाइमेनोलेप्सिस के बाद चाहो तो यहाँ पर बता सकते हो, जिसको हम कह रहे होते हैं टीनिया, सोलियम और टीनिया सैजिनेटा। टीनिया सैजिनेटा। ठीक है, अब देखिए इसमें है क्या। इसको अगर आप चाहो तो देखिए इस तरह से भी लिख सकते हो, प्लेनेरिया, गुंडा, एफ्रोंटा, इसके बाद में ये फैसियोला, फैसियोले के बाद में सिस्टोसोमा, पैरागोनिमस, इसके बाद में इकाइनोकोकस, हाइमेनोलेप्सिस, टीनिया, सोलियम, और ये होता है टीनिया सैजिनेटा। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम चाहें तो ये फैसियोला का पूरा नाम होता है फैसियोला हेपेटिका, या इसको हम कह रहे होते हैं लीवर फ्लूक। जैसे पत्ती होती है ना बिल्कुल चपटी, वैसे ये भेड़ों की आंतों में पाया जाता है, या उसमें लीवर या वाइल डक्ट में पाया जाता है, इसलिए इसको कह रहे होते हैं यकृत कृमि। इसको कह रहे होते हैं, ये किसमें पाया जा रहा होता है, ब्लड में, इसको ब्लड फ्लू कह रहे होते हैं, रक्त कृमि। और पैरागोनिमस कहाँ पर होता है, लंग्स में, इसलिए इसको लंग्स फ्लूक भी कहा जाता है, अर्थात फेफड़े कृमि। इसके बाद में ये इकाइनोकोकस, जिसे हम अगर चाहें तो इसे एक नाम दे सकते हैं कुत्ता कृमि या कुत्ता फीता कृमि। ये मनुष्य के ब्लड के अंदर है, टीनिया सोलियम, इसको हम टीनिया कह रहे होते हैं। पॉर्क बॉर्म कहलाता है, ठीक है, सुअर के मांस से जाता है मनुष्यों में, इसको बीफ क्या नाम है, बॉर्म कह रहे होते हैं।
ये पर बॉर्न होता है, ये बी बॉर्न होता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर बी बॉर्न के नाम से भी कह सकते हैं। अब देखिए ये जो फैसियोला है, इसका यदि अपन डायग्राम देखें, इसका यदि अपन डायग्राम देखें तो देखिए ये बिल्कुल इस तरह का दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, ये एनिमल इस तरह से दिखाई देता है। इसको कह रहे होते हैं हम प्लेन एरिया। बिल्कुल फ्लैट होता है, चपटा होता है। लेकिन देखिए इस प्लेन एरिया के अंदर एक विशेषता पाई जाती है कि ये प्लेन एरिया में पूरी बॉडी के अंदर रीजेनरेशन कैपेसिटी होती है। पूरी बॉडी के अंदर रीजेनरेशन कैपेसिटी का मतलब क्या होगा? रीजेनरेशन का मतलब होता है पुनरुद्भवन क्षमता। यदि हम इस प्लेन एरिया का यहां से ये वाला पार्ट काट देते हैं, ठीक है ना, तब क्या होगा? ये वाला जो पार्ट बच गया, ये पार्ट तो इसको बना लेगा पूरे को, और ये पार्ट किसको बना लेगा? इस वाले भाग को बना लेगा। अर्थात यहां से काटने पर ये पूरा पार्ट दोबारा से बन जाएगा, और ये पूरा पार्ट भी क्या होगा? दोबारा से बन जाएगा। अर्थात एक नया पूरा का पूरा क्या बन जाता है? प्लेन एरिया। दो आपने पार्ट कर दिए तो दो प्लेन एरिया बन जाएंगे। ये वाला जो टुकड़ा है ये तो इस वाले पार्ट को पूरा कर लेगा, और ये वाला टुकड़ा है ये इस वाले पार्ट को पूरा कर लेगा, ठीक है ना। अगर हम इसमें एक और कट लगा दें, कितने हो गए? 3। तब क्या होगा? ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को भी पूरा करेगा और इस वाले पार्ट को भी पूरा करेगा, ठीक है। ये इन दोनों को बना लेगा। फिर ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को भी पूरा करेगा और इस वाले पार्ट को भी पूरा करेगा, 2 बन जाएंगे। और फिर ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को भी पूरा करेगा और इस वाले पार्ट को भी पूरा करेगा। कितने प्लेन एरिया बन जाएंगे? 3 प्लेन एरिया बन जाएंगे। एक ही जंतु से बिना जनन के कितने प्लेन एरिया? 3। इस प्रकार का जो रीजेनरेशन है उसको हम कह रहे होते हैं पुनरुद्भवन कह रहे होते हैं। यदि किसी कारण से इसके 2 टुकड़े हो जाए तो 2 नए प्लेन एरिया बन जाएंगे। अगर 3 टुकड़े हो जाए तो 3 नए प्लेन एरिया बन जाएंगे। सपोज करिए अगर हम इसको ऐसे नहीं काटे, ठीक है ना, क्या करें? इसमें देखिए यहां से कट लगा देंगे केवल सिर वाले भाग में, तब क्या होगा? इसका ये नीचे वाला शरीर तो एक ही रहेगा और ऊपर इसमें 3 सिर विकसित हो जाएंगे। कितने हेड विकसित हो जाएंगे? 3 हेड विकसित हो जाएंगे। जबकि यहाँ पर एक ही हेड है। एक हेड में आपने ये लॉन्गिट्यूडिनल फरोज बना दी, 3 लंबाई में खांच बना दी, लेकिन खांच पूरे शरीर को नहीं बांट रही है, केवल ये सिर वाले भाग को बांट रही होती है। इसीलिए क्या होगा? इसके सिर तो यहाँ पर 3 बन जाएंगे और नीचे केवल क्या होगा? एक ही शरीर होगा। अगर हम यहाँ पर 10 ये लाइन लगा दे, 10 खांचे बना दे सर में, तो कितने सिर विकसित हो जाते हैं इसके? 10 सिर विकसित हो जाएंगे और नीचे शरीर क्या होगा? एक ही बना रहेगा, ठीक है। अगर हम इसको पूरा का पूरा लंबाई में काट दें, यहां से भी एक लंबाई में काट दें, टुकड़ा कर दें, और एक लंबाई में टुकड़ा यहां से भी कर दें, तब क्या होगा? तब ये वाला भाग तो इस वाले भाग को बना लेगा और इस वाले भाग को भी बनाएगा, ये वाला भाग इस वाले भाग को भी बनाएगा और ये वाला भाग इस और इस दोनों भाग को बना लेगा। इसका मतलब है उस समय भी इससे कितने प्लेन एरिया बन जाएंगे? 3 प्लेन एरिया बन जाएंगे। कितने बनेंगे? 3। इस प्रकार की जो क्रिया होती है उस क्रिया को हम रीजेनरेशन कह देते हैं। क्या कह रहे होते हैं? रीजेनरेशन। और इसको कहा जाता है हिंदी में पुनरुद्भवन। भवन का मतलब है निर्माण। अर्थात ये अपने शरीर के
उन कटे हुए भागों को पुनः बना लेता है। ठीक है, इसलिए देखिए ये माना जाता है कि इनमें पूरे शरीर में होल बॉडी रीजेनेटिव होती है, अर्थात रीजेनेशन की कैपेसिटी रखती है। पूरा का पूरा शरीर इसका रीजेनेट हो सकता है। ठीक, दूसरी चीज क्या होती है इसमें, दूसरी चीज ये होती है कि रीजेनेशन के अलावा अगर हम प्लेन एरिया को देखें तो ये जो प्लेन एरिया होता है इसमें मैंने एक पॉइंट लिखवाया था आपको इससे पहले वाले वीडियो में, कंप्लीट नहीं हुए थे, 12 ही पॉइंट थे। उसमें एक पॉइंट मैंने लिखवाया था कि जो बॉडी होती है, बॉडी या तो कैसी होती है सेगमेंटेड, या फिर कैसी हो सकती है नॉन सेगमेंटेड। नॉन सेगमेंटेड, ठीक है, इसको कह रहे होते हैं खंडीय, अर्थात खंडों में बटी होती है, और इसको कह रहे होते हैं अखंडीय, अर्थात ये खंडों में बटी हुई नहीं होती। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो प्लेन एरिया होता है इसकी बॉडी नॉन सेगमेंटेड होती है, एप्रोन्टा होता है इसकी बॉडी नॉन सेपरेट होती है, गुंडा होता है इसकी बॉडी नॉन सेगमेंटेड होती है, अर्थात खंडों में बटी हुई नहीं होती। और साथ में हम कह रहे होते हैं कि ये एंडोपैरासाइट या पैरासाइट नहीं होते, अर्थात दे आर फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब होता है ये सब कैसे होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं। कैसे होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं। ठीक है, और इस पूरी की पूरी क्लास का जो नाम होता है, अगर हम इसको वर्गों में भी बांटे, अर्थात हम कहें कि यदि फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस को क्लासिफाइड करें किसमें, क्लासेस में, तो कितनी क्लासेस में क्लासिफाइड किया जा सकता है, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में, जिसमें पहला ही वर्ग जो आता है इसको हम कह रहे होते हैं क्लास टर्बेलेरिया। ठीक है, इसके बाद दूसरी क्लास आती है जिसका नाम होता है ट्रीमेटोडा, और तीसरी क्लास होती है इसका नाम होता है सेस्टोडा। इन दोनों क्लासेस में पाए जाने वाले एनिमल्स कैसे होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं। कैसे होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, और सभी के सभी अधिकतर कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट्स। कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स का मतलब होता है अंतः परजीवी। अंतः परजीवी, मैंने बताया था कि अधिकांश अंतः परजीवी होते हैं, कुछ स्वतंत्र जीवी भी होते हैं। तो देखिए जो ऊपर मैंने ये नाम लिखे हैं, प्लेन एरिया हो, एप्रोन्टा हो, ये सब किस में आते हैं, टर्बेल एरिया में, और ये सारे के सारे फ्री लिविंग होते हैं। लेकिन इसके बाद में फैसियोला हेपेटिका, ये फैसियोला हेपेटिका अधिकतर जो भेड़ वगैरह होती है उनके बाइल डक्ट में होता है। ठीक है, इसको लीवर फ्लू कहा जाता है। तो ये एंडोपैरासाइट हुआ, ये ब्लड के अंदर है तो ये भी एंडोपैरासाइट होगा, ये लंग्स के अंदर है तो ये भी एंडोपैरासाइट होगा, और ये तीनों ही कैसे होते हैं, फ्लूक, अर्थात इनकी बॉडी कंप्लीटली फ्लैटेंड होती है, बहुत अधिक चपटी होती है। और इन सभी को हम किस में रखते हैं, ट्रीमेटोडा के अंतर्गत रखते हैं। बॉडी इनकी कैसी होती है, ट्रीमेटोडा के अंतर्गत रखा जाता है, लेकिन ये भी सारे के सारे नॉन सेगमेंटेड होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन सेगमेंटेड। किसमें, ट्रीमेटोडा में। इसको अलग अलग कर देते हैं, और ये वाला जो पार्ट होगा ये कैसा होगा, सेगमेंटेड होगा। ठीक है, इकाइनोकोकस है, ये भी कैसा होगा, नॉन सेगमेंटेड। हाइमेनेलेप्सिस, ये भी कैसा होगा, नॉन सेगमेंटेड। लेकिन इसके बाद जो टीनिया सोलियम है, टीनिया सैजिनेटा है, जो सेस्टोडा के अंतर्गत आता है, ये भी एंडोपैरासाइट है और ये भी एंडोपैरासाइट होते हैं। इनको हम क्या कह रहे होते हैं,
पूरी तरह से सेगमेंटेड होते हैं, खंडों में बटे होते हैं और इनके कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं जिसको हम टीनियसिस वगैरह कह देते हैं। ठीक है, ओके।